हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दैनिक पोर्टल। फ्रेंड्स, यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। आपके काफ़ी क्वेरीज होंगी। एनपीएस का क्या होगा, एनपीएस यूपीएस में से कौन सा बेहतर है और क्या फ़र्क है दोनों में, एग्जिस्टिंग ओल्ड पेंशन स्कीम से यूपीएस कैसे अलग है और बैंक्स में कब लागू होगा। आपने प्रेस रिलीज देखा होगा कि जिसमें 50% ऑफ एवरेज बेसिक पे ड्रॉन का अश्योर्ड पेंशन बताया गया है। फ्रेंड्स, यहाँ बात ध्यान देने वाली ये है कि लास्ट पे ड्रॉन नहीं है, बेसिक पे है। यानी आपके जो अभी जो एग्जिस्टिंग ओल्ड पेंशन स्कीम है उसमें लास्ट पे ड्रॉन कंपोनेंट्स होते हैं, यानी उसके अंदर सिर्फ बेसिक पे ही नहीं आता, दूसरे कंपोनेंट्स भी आते हैं। स्पेशल पे हो गया, ग्रेड अलाउंस हो गया या स्पेशल अलाउंस हो गया, ऐसी चीज़ों को भी काउंट करके आपका 50% पेंशन निकाली जाती थी। यहाँ 50% ऑफ बेसिक पे है, पिछले 12 महीनों का एवरेज लिया जाएगा और मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस है 25 साल की। ये सारी जानकारी आपके पास होगी। मैं आपको आज इन जो आपके क्वेश्चंस हैं उससे रिलेटेड आपको मैं आंसर्स देने वाला हूँ। अशोर्ड फैमिली पेंशन, अशोर्ड मिनिमम पेंशन और ये सब आप जान चुके होंगे। 60% मिलेगा पेंशन का। 10,000 मिनिमम एक गारंटी आ गई है कि अगर और कुछ नहीं हुआ तो 10,000 रुपये पर महीना तो पेंशन मिलेगी ही मिलेगी। इन्फ्लेशन का भी बेनिफिट रहेगा, डीएनएस रिलीफ रहेगा और एक लमसम पेमेंट का कॉन्सेप्ट भी जोड़ा गया है। वो क्यों जोड़ा गया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी जो सबसे मेन बात यह है कि लास्ट बेसिक पे है, लास्ट पे ड्रॉन कंपोनेंट्स नहीं है। पहली चीज तो ये डिफरेंस है। अभी जो बैंक एम्प्लॉय जिन ऑलरेडी पेंशन स्कीम में है उनकी सिर्फ बेसिक पे ही नहीं, दूसरे डीए कंपोनेंट्स जिसके जो प्रोविडेंट फंड के लिए भी काउंट होते हैं, सुपर एनुएशन के लिए काउंट होते हैं, उन सभी अलग अलग कंपोनेंट्स को काउंट करके उनका 50% पेंशन निकाला जाता है। यहाँ सिर्फ बेसिक पे के बारे में बात करी गई है। लमसम पेमेंट रहेगा। लमसम पेमेंट का कॉन्सेप्ट इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि जो एग्जिस्टिंग एनपीएस है उसमें एक एन्युटी परचेज करने के बाद में आपको एक लमसम पेमेंट मिलता है, तो उसको काउंटर करने के लिए भाई वहां पे भी कुछ बेनिफिट होना चाहिए। क्योंकि यहाँ यूनिफाइड पेंशन स्कीम में फुल एन्यूटाइजेशन है, मतलब आपको 100% एन्युटी परचेज करनी पड़ेगी। इसका जो मतलब है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ये भी एक तरह की कंट्रीब्यूटरी स्कीम रहेगी। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, आपका 10% जैसे अभी तक कटता आया है वैसे आगे भी कटेगा, बस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन आपका बढ़ जाएगा। 14% जो भी एनपीएस में होता है वो 18.5% होगा। इन दोनों से कितना फर्क आएगा ये सारे कैलकुलेशंस मैं आगे आपको बताने वाला हूं। साथ में एनविटी परचेज का क्या मतलब है, फुल एनुटाइजेशन का क्या मतलब है, ये भी आपको अभी चूज करना होगा। एनपीएस लेना है कि यूपीएस लेना है, और ये इररिवोकेबल होगा। अगर एक बार आपने चूज कर लिया फिर आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको छोटा सा एग्जांपल एनपीएस का बताता हूं। मान लीजिए किसी ने 25 ईयर्स की एज में बैंक ज्वाइन करता है असिस्टेंट मैनेजर में, तो उसकी रिमेनिंग सर्विस है 35 ईयर्स की। मिनिमम क्वालिफाइंग है 25, तो उसको पेंशन, यूनिफाइड पेंशन स्कीम में पेंशन के लिए एलिजिबल है। मान लीजिए स्टार्टिंग में हर महीने उसके 6,000 रुपए एनपीएस में डिडक्ट होते हैं। एनपीएस में डिडक्शन के बाद में हर साल एनुअल इंक्रीमेंट लगता है, डीएनएस रिलीफ, डीएनएस अलाउंस बढ़ता है, प्रमोशन होता है, वेज सेटलमेंट होता है, तो हर तरह से आपका अलग अलग हर साल आपका एनपीएस का कंट्रीब्यूशन बढ़ता जाता है। तो एक टेंटेटिव है 10%। 10% आपका अगर आप देखेंगे तो ईयरली ग्रोथ आपका कंट्रीब्यूशन 10% से बढ़ रहा है। उसके बाद एनपीएस में आपको 10% का रिटर्न अपन मान के चलते हैं भाई, क्योंकि मार्केट में इन्वेस्टेड है तो एक हाई रिटर्न मिलेगा। इसमें रिस्क ज़्यादा है तो रिटर्न भी ज़्यादा है, तो एक एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं कि एनपीएस में आपको 10% का रिटर्न देखने को मिलेगा। एनविटी मिनिमम 40% आपको परचेस करनी होती है। एनविटी का मतलब ये है कि आपको उससे पीरियोडिकल पेमेंट्स होगी, यानी आपको उससे पेंशन बनेगी। जो भी आपका 60 ईयर्स की एज पे जो कॉर्पस बनेगा उसमें से 60% आपको एक साथ पे हो जाएगा लमसम पेमेंट, और 40% आपको आपको मिलेगा नहीं, आपको उसकी एनविटी परचेज करनी पड़ेगी। मतलब वो भी इन्वेस्टेड रहेगा, लेकिन उससे आपको हर महीने मंथली पेंशन आप उससे ड्रॉ करेंगे। तो अगर इस कैलकुलेशन के हिसाब से बात करें तो अगर 2024 में कोई अपनी जॉब स्टार्ट करता है तो 2059 में अगर रिटायर होता है, सपोज 25 ईयर्स की एज में आता है, 35 साल की सर्विस कंप्लीट करके जाता है, तो उसका एक टेंटेटिव ये हो जाएगा कि उसका लगभग 6 करोड़ का उसका एक कॉर्पस बन जाएगा एनपीएस के अंदर 2059 में। 6 करोड़ का उसको 60% लमसम मिल जाएगा, यानी जैसे ही रिटायर होगा एकदम से रिटायरमेंट का बेनिफिट मिलेगा, और 3.6 करोड़
यानी 60 करोड़ वो पैसा एक साथ लमसम ले सकता है। और मिनिमम 40% से उसको एनविटी परचेज करनी पड़ेगी, यानी वो इन्वेस्टेड रहेगा। और उससे लगभग एक टेंटेटिव कैलकुलेशन है कि 1,20,000 रुपए के आसपास उसको मंथली पेंशन मिलेगा। इसके ऊपर कोई डियरनेस रिलीफ नहीं है। ये एक बेसिक सी चीज़ है जो अब आपको जानते हैं। इसको बताना इसलिए ज़रूरी है कि अब इससे अब यूपीएस कैसे अलग है। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन वही 10% रहेगा जैसे अभी आपका कटता है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 14 से बढ़ के 8.5% हो जाएगा। यानी अगर जैसे अभी 6,000 रुपए जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, उसमें टोटल 14,400 आपको आपके हर महीने पेंशन एनपीएस अकाउंट में जाते हैं, ये बढ़ के हो जाएंगे 17,100। अब ये जो अमाउंट है, अभी जैसे एनपीएस को पीएफआरडीए रेगुलेट करता है, वैसे इसको भी पीएफआरडीए ही रेगुलेट करेगा। इन्वेस्ट किस तरह से होगा वो अभी पीएफआरडीए अलग से उसका एक नोटिफिकेशन जारी करेगा। ये क्लियर किया है गवर्नमेंट ने कि ये मार्केट में उस तरह से इन्वेस्ट नहीं होंगे जिस तरह से अभी इक्विटी में इन्वेस्ट होते हैं, मार्केट में इन्वेस्ट होते हैं, उस तरह से ये इन्वेस्ट नहीं होगा। कुछ गारंटेड रिटर्न इसके अंदर रहेगा। यानी कुछ जैसे अभी एक फिक्स रिटर्न दे दिया कि 8% या 7% का एक रिटर्न मिलेगा हर साल, वैसा इसमें गारंटेड रिटर्न आ सकता है। वो परसेंटेज पीएफआरडीए बाद में डिसाइड करेगा। यानी इन्वेस्टमेंट पैटर्न अभी आना बाकी है, लेकिन हाँ, ये पैसा आगे इन्वेस्ट होता रहेगा और उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। और एक गारंटेड एक फिक्स रेट ऑफ रिटर्न की बात की जा रही है। फुल एन्युटाइजेशन, इसका मतलब आपको सुपर एनुएशन पे अभी जैसे आपने पिछले एग्जांपल में देखा कि 60% यानी 3,60,00,000 रुपए आपको एकदम से लमसम पेमेंट मिलता है एनपीएस में, वो इसमें किसी भी तरह का लमसम पेमेंट नहीं होगा। यानी आप अपना सिर्फ बैलेंस देख सकते हैं कि वो कितना ग्रो कर रहा है। आपका 10%, एम्प्लॉयर का 18.5%, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट, उस पर रिटर्न मिलेगा। लेकिन उसका सुपर एनुएशन पे वो पूरा का पूरा आपका एनविटी परचेज में जाएगा। आपको कोई लमसम पेमेंट उस कॉर्पस से नहीं मिलेगा, जो कि एनपीएस में 60% तक का कॉर्पस मिल सकता है। यानी यहां फुल एन्युटाइजेशन है, सारे कॉर्पस से आपको मंथली पेंशन दी जाएगी, वो वाला कॉन्सेप्ट है। और वो जो मिनिमम गारंटी एक तरह की जोड़ी गई है कि मिनिमम 50% तो होगा ही होगा बेसिक पे से। अगर वो कॉर्पस मिनिमम 50% से कम दे रहा है तो उसमें गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी, और मिनिमम 50% से नीचे नहीं होगा। अगर ज्यादा हुआ तो उसका बेनिफिट एम्प्लॉय को दिया जाएगा, उसको मैंने आगे लास्ट में समझाया है। तो अब इसमें कोई लमसम पेमेंट नहीं है, इसलिए लमसम पेमेंट का कॉन्सेप्ट जोड़ा गया है यूपीएस में कि आपका पे, यहां पे वर्ड यूज किया गया है। यानी आपकी भी जो भी पे ड्रॉन कंपोनेंट्स हैं जिसपे डीएनएस अलाउंस भी मिलता है, आपके वो सारे कंपोनेंट्स लिए जाएंगे। बेसिक पे, स्पेशल अलाउंस, ग्रेड अलाउंस, जो भी है, स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट, सब उस पे डीएनएस अलाउंस दिया जाएगा। उसका 1/10, उसका आप 10% ले लीजिए, वो जो अमाउंट आएगा उसको आपने हर 6 महीने पे एक मान के कंप्लीट करना है। यानी अगर आपने 30 साल की नौकरी करी है तो यानी आपने 60 हाफ ईयर की नौकरी करी है, तो हर 6 महीने के लिए एक काउंट माना जाएगा। तो इसको फिर उससे 60 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो यहां ये जो लमसम पेमेंट है एनपीएस के मुकाबले ये काफी कम होगा। जितना कॉर्पस एनपीएस में लमसम पेमेंट का 60% जैसे 3,60,00,000 है, इसका उस मुकाबले काफी कम होगा। तो इस वजह से लमसम पेमेंट का बेनिफिट इसमें नहीं था, इसलिए ये 1/10 का कॉन्सेप्ट यहाँ पे डाला गया है। अब नेक्स्ट एक कंपैरिजन की बात करते हैं इसी एग्जांपल में, कि जैसे भी आपने देखा कि 6,000 रुपए हर महीने बेसिक अगर कोई डालता है एनपीएस में, तो उसका उसमें जो उसका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होगा वो 2.75 करोड़ हो जाएगा। पूरे 60 साल तक की बात की गई है। लेकिन यहाँ यूपीएस में 18.5% है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, तो ये 3.61 करोड़ है। इसमें दोनों में ईयरली ग्रोथ 10% जोड़ी गई है आपके कंट्रीब्यूशन की, जो मैंने इनिशियली आपको एक्सप्लेन किया। अब रिटर्न की बात करें तो इसमें लगभग 10% का मैंने रिटर्न जोड़ा है, क्योंकि एनपीएस में थोड़ा हाई रिटर्न एक्सपेक्टेड है। इसमें एक फिक्स रिटर्न हो सकता है 8% के आसपास, ये रिव्यू भी होगा आगे, वो गवर्नमेंट बताएगी, पीएफआरडीए बताएगा कि इन्वेस्टमेंट पैटर्न क्या रहने वाला है। लेकिन एक आमतौर पे जैसे भी 8% है, ईपीएफओ में भी 8% है, प्रोविडेंट फंड में भी होता है, तो 8% अगर अपन स्टैंडर्ड एक मान के चले तो इसमें रिटर्न 8%। तो इसका कॉर्पस लगभग 6 करोड़ रुपीस के आसपास है। जबकि यूनिफाइड पेमेंट स्कीम के अंदर, पेंशन स्कीम के अंदर जो यूपीएस है उसमें 7 करोड़ के आसपास है। बट इस कॉर्पस का आपको यूपीएस के अंदर कोई बेनिफिट यहाँ नहीं मिलने वाला है कि ये पैसा आपको मिलने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी
इसका लमसम पेमेंट का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका, यहाँ लमसम पेमेंट 1/10 रहेगी। इसमें पेंशन का कम रहेगी। एनपीएस के अंदर अगर आप कंपेयर करेंगे तो जो अभी आपने एग्जांपल देखा उसमें 1,20,000 रुपए की मंथली पेंशन है। यूपीएस में डेफिनेटली आपकी पेंशन काफ़ी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि उस वक्त आपकी जो बेसिक पे है उसका 50% लिया जाएगा, तो नो डाउट वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट रहेगा। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी की सबसे बड़ी यहाँ पे मेन जो एक फैक्टर काम करेगा वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, कि आफ्टर 60 कौन कितने साल तक जिएगा, 70, 75, 80, ये किसी को नहीं पता। अगर एनपीएस की बात करें तो आप जैसे ही रिटायर होंगे आप उसका 60% एक बहुत बड़ा अमाउंट का लमसम पेमेंट उसको एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप जैसे रिटायर होते हैं आपको एक बहुत बड़ा कॉर्पस मिले तो आप उसको फर्दर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ एक बड़ा लमसम पेमेंट का कॉन्सेप्ट है एनपीएस के अंदर। भले ही आफ्टर 60 की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी हो उस पर डिपेंड नहीं करेगा, 60 होते ही आपको पैसा मिल जाएगा। जबकि यूपीएस के अंदर इस तरह का लमसम पेमेंट जो है वो इतना ज़्यादा नहीं है, जो है प्रॉमिसिंग काफ़ी कम है, 1/10 ही है। तो एक बड़ा कॉर्पस आफ्टर रिटायरमेंट यूपीएस में कम रहेगा। ग्रेचुटी वगैरह, ऑयल इनकेशमेंट, वो सब मैं बात नहीं कर रहा, वो दोनों में सेम है। तो अगर सपोज कोई ज़्यादा जीता है तो डेफिनेटली एनपीएस के अंदर इतने टाइम तक की पेंशन नहीं बन सकती है, लेकिन उसके अंदर लमसम पेमेंट का आप इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर यूपीएस की अगर बात करें उसमें अगर कोई ज़्यादा उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा अगर रहती है तो उसके अंदर उसको मंथली पेंशन आगे तक मिलती रहेगी, उसमें डीएनएस रिलीफ का बेनिफिट मिलता रहेगा, लेकिन कोई लमसम पेमेंट एक साथ नहीं होगा। सपोज किसी कोई इंप्लॉय रिटायर होने के बाद 63, 64, 65 में अगर किसी की डेथ हो जाती है तो डेफिनेटली उस केस में एनपीएस ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, एक साथ लमसम पेमेंट और उतने सालों का मंथली पेंशन। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक फैक्टर है, उसके ऊपर कोई कुछ नहीं कह सकता, कौन कितना जिएगा उसके ऊपर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। बस एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर कोई किसी की ज़्यादा है, कोई ज़्यादा जीता है, तो उस केस में कौन सा बेनिफिट ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा वो एक फैक्टर है बस। तो ये आपने देखा भी दोनों का कंपैरिजन कि कॉर्पस जो है वो एनपीएस में कम है, जबकि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कॉर्पस हाई रहेगा, लेकिन आप उसको यूज नहीं कर सकते क्योंकि आपको उससे सिर्फ पेंशन ड्रॉ होगी, आपको उसको 100% एन्युटी परचेज करनी पड़ेगी। इसके अंदर कोई इन्फ्लेशन का बेनिफिट नहीं है एनपीएस में, यहाँ डीएनएस रिलीफ का कॉन्सेप्ट दिया गया है। यहाँ कोई अश्योर्ड पेंशन का कॉन्सेप्ट नहीं है एनपीएस के अंदर, आपका जो कॉर्पस होगा उससे आपको पेंशन मिलेगी, वो कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। यहाँ एक अश्योर्ड पेंशन दी गई है कि बेसिक पे का पिछले 12 महीनों की बेसिक पे का एवरेज जो होगा उसका 50% तो आपको अश्योर्ड पेंशन मिलेगा ही। अब एक बात करते हैं फुल एन्यूटाइजेशन की। इसमें यह भी एक कॉन्सेप्ट है कि जैसे सपोज मान लीजिए किसी एम्प्लॉय का जो कॉर्पस है वो हायर एन्युटी, मतलब जितना जो मिनिमम अश्योर्ड पेंशन दिया गया है उससे वो उसको ज़्यादा रिटर्न दे रहा है, तो उसका बेनिफिट भी एम्प्लॉय को दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि सुपर एनुएशन के टाइम पे किसी की बेसिक पे है 7 लाख रुपए, तो मिनिमम अश्योर्ड पेंशन यूपीएस क्या कहता है कि आपका 3.5 लाख रुपए प्लस डीएनएस रिलीफ जो होगा वो आपका मिनिमम अश्योर्ड पेंशन होगा। अगर इससे कम हुआ तो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी, मिनिमम 50% लेके आएगी। लेकिन अगर इससे ज़्यादा हुआ कि आपने कुछ इस तरह का इन्वेस्टमेंट पैटर्न चूज़ किया आपका कि आपका जो एनविटी 100% है वो आपको उससे ज़्यादा मंथली पेंशन दे रही है, जैसे सपोज 3,70,000 रुपये दे रही है, तो आपका मंथली पेंशन होगा वो 3,70,000 प्लस डीएनएस रिलीफ होगा, तो उसका बेनिफिट एम्प्लॉय को दिया जाएगा अगर एनविटी हाई है तो। फ्रेंड्स अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चंस की कि 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस लागू होने वाला है। ये हो सकता है, अभी श्योर नहीं है, कि आपका 31 मार्च 2025 तक जो आपका एनपीएस का बैलेंस रहेगा और अगर आप यूपीएस में ऑप्ट करते हैं तो वो आपका यूपीएस का ओपनिंग बैलेंस बन जाए। यूपीएस का आपका एक ओपनिंग बैलेंस बन सकता है, बट इसमें एम्प्लॉय को कोई बेनिफिट इसलिए नहीं है क्योंकि वो कॉर्पस जो है, वो जो कॉर्पस है उसमें कोई लमसम पेमेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो इसलिए उसका कॉर्पस वो यूज नहीं कर सकता है, बस उससे मंथली पेंशन है और मिनिमम 50% की गारंटी तो गवर्नमेंट दे रही है। तो ओपनिंग बैलेंस रहेगा, बन भी सकता है, इसके ऊपर अभी फाइनल क्लैरिटी आना बाकी है। अगर ओपनिंग बैलेंस ना रहे तो ही अच्छा है, क्योंकि यूपीएस के अंदर वो जो कॉर्पस है जैसे मैंने आपको बताया आप उसको यूज नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा
जो फंड है वो PFRDA से रेगुलेट करेगा, इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नोटिफाई हो जाएगा। दूसरे जो बैंक्स हैं, RBI है, अदर इंश्योरेंस रेगुलेटरी है और जो अदर रेगुलेटरी बॉडीज हैं, अगर आप देखेंगे तो पहले NPS भी यहाँ पे एज इट इज इम्प्लीमेंट हुआ, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जब 14% NPS आया तो यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट किया गया। तो वही पैटर्न यहाँ पर होगा, नेगोशिएशंस होगा, IBA के साथ में नेगोशिएशंस होगा बैंक्स का, और उसके अकॉर्डिंग अलग से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। यही प्रैक्टिस रही है और यही एक्सपेक्टेड है कि बैंक्स में भी सब्सिक्वेंटली ये इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको वेट करना होगा। अभी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट है, बैंक्स में इंप्लीमेंट होने में हो सकता है 3 महीने 6 महीने का समय लग जाए। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दैनिक।